सो हेलो एवरीवन, वेलकम। हम अपनी आर्टिकुलेटिंग द आर्टिकल सीरीज़ में आज हम एक आर्टिकल की बात करेंगे। अभी रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश हुआ जापान के ऊपर। जापान इंडिया का बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो ये आर्टिकल काफ़ी रिवॉल्व अराउंड करता है कि कैसे 21st सेंचुरी में जापान ने अपने आप को रीओरिएंट करने की कोशिश कर रहा है। हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जापान अपने आप को रीओरिएंट कर रहा है। तो उसके पहले हम बात करते हैं 11 अप्रैल की। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी है इसका। 11 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान वेंट टू यूएस कांग्रेस, जहाँ पे स्टेट ऑफ यूनियन का एड्रेसेस होते हैं। तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक एड्रेस किया था वहाँ की कांग्रेस को, तो जापान प्राइम मिनिस्टर गए और उन्होंने कहा कि जापान एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर के रूप में यूएस का साथ चाहता है। मतलब जापान अब एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन के आएगा। तो उनको एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर क्यों कहना पड़ा और इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, आज हम समझेंगे। राइट। सबसे पहले उसको समझने से पहले हम देखते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफी ऑफ द प्लेस। ये जापान है, सबको पता है। जापान ने एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत आर्टिकल्स भी आते हैं, इंडो पैसिफिक। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने बात की थी द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन के मिलने की। कौन कौन से ओशन के मिलने की? ही टॉक्ड अबाउट पैसिफिक ओशन एंड ही टॉक्ड अबाउट द इंडियन ओशन। तो उन्होंने कहा कि ये डेस्टिनीज दोनों ओशंस की इंटरट्वाइंड हैं, दोनों की डेस्टिनीज मिली हुई हैं। वहीं से कॉन्सेप्ट आया इंडो पैसिफिक का। और 4 कंट्री जो क्वाड के नाम से जानी जाती हैं, क्वाड की ग्रुपिंग है, दैट इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। राइट। तो जापान ने ही वो 2007 में आइडिया पिच किया था और 2021 में उसने स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल शेप लिया। इसका जो मेजर कारण था, यहाँ पे एक कंट्री है हमारी चाइना। द राइज ऑफ द चाइना हैज़ बीन द क्रूशियल फैक्टर। वो एक क्रूशियल फैक्टर है बिहाइंड दिस इंडो चाइना थिंग। ठीक। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ साउथ चाइना सी हमेशा न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ दी चाइनीज़ एग्रेशन इन द रीजन, जिससे फिलीपींस भी परेशान है, वियतनाम भी परेशान है, ताइवान भी परेशान है। अभी ताइवान इशू भी न्यूज़ में था। तो देर आर मेनी इशूज विच इन द न्यूज़, पर हम आज फोकस करेंगे अपने जापान के इशू के ऊपर। तो अगर हम एक हिस्टोरिकली देखें जापान के मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर, तो यदि आप कंट्री देखें जैसे यूएसए, साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना, राइट, इन सबकी अराउंड 2% से ऊपर है मिलिट्री स्पेंडिंग। मतलब कि उनके जीडीपी का वो कितना प्रतिशत अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च करते हैं। ये दिखाता है कि कौन सा कंट्री कितना एग्रेसिव है, या फिर कितना ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस है उसकी वॉर को लेके, या कितना ज़्यादा वो ग्लोबल रूप में अपने आप को पोर्ट्रे करता है एज अ मिलिट्री पावर। ये दिखाता है। अगर आप इंटरेस्टिंग केस देखें जापान का, जापान एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, हम सबको पता है, पर अगर आप उसकी मिलिट्री स्पेंडिंग देखें तो इट हैज़ बीन हिस्टोरिकली बिलो 1%। 1% से हमेशा कम रही। पर आप अब देखिए कि 1% से ये ऊपर जा रहा है। एक 1.6% करने की बात कर रहा है कि भाई अब डिफेंस स्पेंडिंग 1.6% हो रही है। और जो चेंजिंग स्ट्रेटेजिकल जियो स्ट्रेटेजिक सिनारियोज हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में जापान अपने आप को रीओरिएंट करना चाहता है। यही हम आज समझेंगे। राइट। तो उसको समझने से पहले बहुत ब्रीफली हम एक जापान की ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं, जिससे हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि करंट पोजीशन बन कैसे रही है। फॉर एग्जांपल, जापान इन द सोकोकू पीरियड 17th और 19th सेंचुरी में एक आइसोलेटेड कंट्री था। उसका जो बाकी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई ट्रेड रिलेशन नहीं थे, कोई बहुत आना जाना नहीं था। तो वो अपने आप में एक बड़ी क्लोज सोसाइटी थी, एक फ्यूडल सोसाइटी थी, जैसे आप देख सकते हैं एक हायरार्किकल सोसाइटी थी। कल्चर पे ज़्यादा फोकस था और कोई भी आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट नहीं था। राइट। सो इट वॉज नोन एज दी सकोकू पीरियड, जहाँ पे टोकुगावा शोगनेट के रूप में रूल करते थे। एम्परर था पर वो फिगर हेड था। वहाँ पे क्या था कि फॉरेन इन्फ्लुएंस को रोकना है और लिमिटेड कॉन्टैक्ट रखना है। फिर एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ जापान की हिस्ट्री में 1853, दैट इज द कॉमोडोर मैथ्यू पेरी है जापान। उन्होंने गन पॉइंट पे जापान को ओपन किया। उन्होंने कहा कि भाई आपको हमसे ट्रेड करना है। 1853 में तो कन्वेंशन ऑफ कानागावा हुई, जहां जापान को फोर्स किया गया कि जापान अपना आइसोलेशन तोड़े और यूएस के साथ अपनी ट्रेड रिलेशंस को रिज्यूम करे या फिर ट्रेड रिलेशंस को बनाए। ठीक है। फिर
जापान ओपन अप हुआ, जापान ओपन अप होगा तो ट्रेड रिलेशंस बढ़ेंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी। और एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ मेजी रिस्टोरेशन 1868, जहाँ पे क्या हुआ, इस टोकुगावा शोगनेट को ख़त्म किया गया और इंपीरियल रूल को लाया गया, मतलब किंग की अथॉरिटी लाई गई। इसको लाने से बहुत इंप्रूवमेंट आया। जापान ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को बहुत कुछ स्ट्रेंथन किया। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट था वो था कि आइडिया ऑफ जापान एज ए मॉडर्न नेशन स्टेट, कि एक मॉडर्न नेशन स्टेट के रूप में जापान निकल के आया। और उसकी वजह से जापान का क्या हुआ, वर्ल्ड पावर बना। और जापान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वर्ल्ड वॉर 1 एंड देन वर्ल्ड वॉर 2 में। सो इट वॉज द मेजी रिस्टोरेशन, जो बहुत क्रूशियल फैक्टर था जापान की हिस्ट्री में, राइट। फिर क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 आया। वर्ल्ड वॉर 1 में जापान लड़ा अलाइड फोर्सेस की तरफ से, पर उसका जो इन्फ्लुएंस था मेजरली ईस्ट एशिया की तरफ था। जापान का फोकस किधर था, अपने एरिया की तरफ ही था। जर्मन पोजीशंस जो थे ईस्ट एशिया में, पैसिफिक में, जापान ने उनको कैप्चर किया। पर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कैसे जापान में जो मिलिट्री रूल था वो बढ़ता गया, कैसे कैसे जापान में जो इंपीरियलिज्म था वो बढ़ता गया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, इंटर वॉर पीरियड आया, एलाइड फोर्सेस जीते वर्ल्ड वॉर 1 में। उसके बाद इंटर वॉर पीरियड आया। इंटर वॉर पीरियड मतलब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में, जहाँ इंपीरियलिज्म और मिलिट्रिज्म बढ़ गया। जापान ने अपना एक्सपेंशन किया, जापान ने बहुत एक्सपेंशन किया, मिलिट्रिज्म बढ़ा। उन्होंने ईस्ट एशिया में वियतनाम, फिलीपींस, इन सबको कैप्चर करना शुरू किया। हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान इंडिया तक आ गया था, राइट। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में जापान आ गया था। जापान ने जो इंटरनेशनल नॉर्म्स थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया, लीग ऑफ नेशन से एग्जिट कर लिया। लीग ऑफ नेशन जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी थी, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था, और अपने आप को जर्मनी और इटली के अलायंस में बांध लिया, राइट। और हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा और जापान का अंत हुआ। जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 हारा, फिर क्या हुआ, उसने एक पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनाई। पैसिफिस्ट पॉलिसी मतलब एग्रेसिव पॉलिसी नहीं, तो हम भी देखेंगे। और उसके बाद कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के डिवास्टेशन के बाद जापान इमर्ज्ड एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस इवेंचुअली, ठीक, राइट। तो वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो यूएस और जापान के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जापान एंड यूएसए। यूएसए का जो स्ट्रेटेजिक अम्ब्रेला था उसमें जापान चला गया। यूएसए ने कहा आप अपने डिफेंस की चिंता मत कीजिए, हम आपको देख रहे हैं, राइट। तो जापान का पूरा फोकस किस पर गया, अपनी केवल और केवल इकोनॉमिक पॉलिसीज को ठीक करने में, और किसी चीज पे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पीस, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को समय जो बना उसको बोलते हैं पीस कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 9 जो कहता है विच रिनाउंसेस वॉर एज अ सोवरेन राइट, कि हम वॉर को रिनाउंस करते हैं, हम कोई आर्म्ड फोर्स भी मेंटेन नहीं करेंगे। उन पे प्रेशर भी था, चूंकि वो क्या थे, एक एग्रेसर थे वर्ल्ड वॉर 2 में, तो वो प्रेशर भी था उनके ऊपर। तो जापान ने उस प्रेशर में और अपने आपको एम्पावर करने के लिए, अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने के लिए फोकस किस पे किया, इकोनॉमिक पॉलिसी से। और अपने पास केवल एक सेल्फ डिफेंस फोर्स बना के रखी है कि भाई हम अपने आप को डिफेंसिव पर्पस के रूप में रखते हैं, ऑफेंसिव हम नहीं बनेंगे। मतलब कि हम दूसरे कंट्रीज पे अटैक करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, ये सब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उस तरीके की कैपेबिलिटी हम रखना ही नहीं चाहते। सो दिस वॉज जापान फ्रॉम 1950s टू 2000 लेट्स से। पर धीरे धीरे आप समझिए, कोई कंट्री जब नेशन होता है तो क्या कहता है कि हमें मजबूत होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी कंट्री कहती है कि भाई हमें भी अपनी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, हमारे अंदर भी अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, राइट। सिमिलर वॉज द केस विद जापान। अच्छा, जापान के साथ और इम्पॉर्टेंट केस था, क्यों, क्योंकि बीच में चाइना, स्पेशली कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद चाइना इमर्ज्ड एज अ इकोनॉमिक सुपर पावर। 1978 में जब चाइना ओपन अप हुआ, चाइना की इकोनॉमी ओपन अप हुई, तो उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया बहुत बड़े प्लेयर के रूप में। और 2000 के बाद से तो और भी ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर हुआ, स्पेशली इन द रीसेंट टाइम्स और भी एग्रेसिव चाइना हो गया विद इट्स इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और बहुत सारे इनिशिएटिव। यहाँ पे बहुत सारे उसके डिस्प्यूट्स हैं, चाइना जापान का भी देखेंगे, चाइना जापान का डिस्प्यूट है। इसलिए जापान को इमर्ज करना पड़ा कैसा, और जापान को सोचना पड़ा कि नहीं भाई हमें भी एग्रेसिव होना है।
फॉर एग्जांपल देखो नॉर्थ कोरिया कितना वाइब्रेंट नेशन है, वाइब्रेंट नेशन नहीं मतलब कितना वोलेटाइल नेशन है जो बिल्कुल विसिनिटी में है जापान के। तो इसलिए जापान को क्या करना पड़ा, अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाने पड़े। तो हम देखते हैं कि 21st सेंचुरी में जो रीओरिएंटेशन की हम बात कर रहे हैं जापान के, उसके पीछे फैक्टर्स क्या थे। तो एक फैक्टर तो मैंने बताया चाइना और उसका मिलिट्री एग्रेशन। दूसरा, जापान का एक पड़ोसी रशिया भी है, ये देखिए। तो रशिया के साथ भी जापान के इन आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है, क्यूराइल आइलैंड्स, राइट, जिनको जापान कहता है कि हमारे हैं, पर मौके पे ये रशिया के पास हैं, रशिया एडमिनिस्टर कर रहा है। प्लस जापान जैसे जैसे यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एक तरीके से अपना ग्रुपिंग कर रहे हैं, वैसे चाइना ने रशिया को पकड़ रखा है। रशिया भी दुनिया से आइसोलेट हो रहा है, तो रशिया ने भी चाइना को साथ कर रखा है। तो जैसे जैसे चाइना और रशिया साथ में आएंगे, वैसे वैसे जापान की इनसिक्योरिटी और बढ़ेगी, स्पेशली तो बहुत बड़े नेबर्स इस तरीके से यदि साथ में आएंगे। प्लस तीसरा रीज़न मैंने आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया का तो एग्रेशन है ही है। नॉर्थ कोरिया एक वोलेटाइल कंट्री है, उसकी मिसाइल निकले पता नहीं कब जापान पे गिर जाए। और एक और बहुत बड़ा फिनोमेना जो आप सबने पढ़ा होगा, अमेरिका फर्स्ट। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो एक कॉन्सेप्ट है अमेरिका फर्स्ट। उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका जो ये हर किसी को अपना स्ट्रेटेजिक अम्ब्रेला दे रहा है कि जापान चलो हम तुम्हें बचाएंगे, साउथ कोरिया चलो हम तुम्हें बचाएंगे, यूरोप को कह रहा है हम तुम्हें बचाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई इसका पैसा लगता है, इस चीज़ का पैसा लगता है, और ये कंट्री उसका पैसा देती नहीं है, तो हम अमेरिका फर्स्ट रखेंगे, हम अमेरिका के हितों को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ये सब दीज कंट्री शुड डेवलप देयर ओन कैपेबिलिटीज़। जापान को, साउथ कोरिया को अभी खुद से मजबूत हों, इन सब के पास बहुत पैसा है, ये सब केवल यूएस के पैसे पे मज़े कर रहे हैं, और यूएस को इन सबको इतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो हैंस, और प्लस इकोनॉमिक सिचुएशन हो ही रही है ऐसी, यूएस की भी बहुत अच्छी इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं है, उनके यहाँ कंट्रीज़ में खुद बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, तो वो क्यों अपना पैसा बाहर की कंट्रियों पे वेस्ट करेंगे। तो ये जनरल ओरिएंटेशन वहाँ की जनरल पब्लिक में भी है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पहले प्रेसिडेंट बने, एंड इसीलिए वो दोबारा री इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसीलिए ही इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर लीडर, इन्हीं कारणों से। तो दीज आर द एक्सटर्नल रीजंस जिसकी वजह से जापान हैज़ टू गो फॉर द रीओरिएंटेशन। रीओरिएंटेशन मतलब क्या है, पोस्ट वॉर पैसिफिज्म से एक मेजर मिलिट्री पावर बनना, दैट इज द रीओरिएंटेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। इसके अलावा कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, वो भी देखेंगे, राइट, बहुत ब्रीफली देखते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना और जापान। अब चाइना जापान का ये देखिए कि ये डिस्प्यूट है। फॉर एग्जांपल चाइना कहता है कि हमारा EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, चाइना का मेन लैंड बाउंड्री ये है, बट ओशन में भी इनका हर कंट्री का अपना अपना एक EEZ होता है 200 नॉटिकल माइल तक। तो चाइना कहता है हमारा यहाँ तक है, और जापान कहता है हमारा ये है, तो ये सारे डिस्प्यूटेड हो जाएंगे, राइट। तो सेंकाकू आइलैंड फॉर एग्जांपल बहुत फेमस है, कुछ आइलैंड जहाँ लोग नहीं रहते हैं उस पर भी दोनों कंट्रीज क्लेम करती हैं। जब कंट्रीज आसपास होती हैं तो बॉर्डर क्लेम्स होना ऑब्वियसली काफ़ी नेचुरल है। तो चाइना तो है ही है। तो यहाँ पे अब देखिए बाइडेन एंड किशिदा प्लस यूनाइटेड फ्रंट वर्सेस दी चाइना, प्लस रशिया के साथ भी ये जो आइलैंड मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर रशिया कर रही है और जापान क्लेम करती है। जापान कहती है कि भाई ये हमारे देखो आइलैंड के पास में, होकाइडो आइलैंड के पास, और ये आइलैंड हमारे हैं, रशिया कहती है हमारे हैं। तो ये भी एक डिस्प्यूट है, राइट। तो ये हमने बात की एक्सटर्नल फैक्टर्स की। अब इंटरनल फैक्टर्स है, मतलब कंट्री के अंदर के कुछ फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे किशिदा जी हैं, ये खुद कंट्री के अंदर टर्मोइल फेस कर रहे हैं, पॉलिटिकल बैकिंग इनकी बहुत स्ट्रांग नहीं है, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो इनको भी अपने दिखाना है कि मैंने पॉलिसी चेंज किया जो कंजर्वेटिव्स डिमांड है। जापान के अंदर भी, हर कंट्री के अंदर जैसे क्या होते हैं, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स, उसी तरीके से जापान का भी जो कंजर्वेटिव एलिमेंट है वो क्या कह रहा है कि भाई अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहिए। जो हम पीस कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, पीस रही नहीं, जापान के आसपास इतना वॉर है, इतना एग्रेशन है, इतना वायलेंस है, तो हम पीस बना के क्या करेंगे जब हमारा कंट्री नहीं बचेगा। सो द कंजर्वेटिव एलिमेंट क्या कहता है कि भाई हमारी ये मांगे मानो। तो फॉर एग्जाम्पल द कंजर्वेटिव पार्टी एक वहाँ जापान में, इसकी सीट्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी ऑन ट्विटर। देखिए
ट्विटर पे मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, और किशीदा कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कंजर्वेटिव्स को जीता जाए, उनके पॉइंट, उनके जो प्रायोरिटी एरिया हैं जैसे कि डिफेंस की स्पेंडिंग बढ़ाई जाए, जापान के साथ चाइना के साथ और एग्रेसिव हुआ जाए, नॉर्थ कोरिया के साथ और एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई जाए, राइट। इन सबसे अच्छा रिलेशन बनाया जाए साउथ कोरिया से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये कहता है कंजर्वेटिव एलिमेंट कि भाई हमें अपनी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। तो ये भी एक इंटरनल फैक्टर है जो जापान की पॉलिसी को ओवरऑल चेंज करना चाहता है, राइट। अच्छा, ये पॉलिसी चेंज हम देख रहे हैं 2000 से। फॉर एग्जांपल 2007 में आइडिया आया था इंडो पैसिफिक का, बट तब वो आइडिया बहुत चला नहीं, वो केवल एक स्ट्रेटेजिक विजन था कि एक इंडो पैसिफिक होना चाहिए, एक इंडो पैसिफिक इन कंट्रीज को साथ में आना चाहिए। लेकिन अभी की सिचुएशंस ऐसी हो गई, चाइना के और एग्रेसिव मूव्स हो गए, जिसकी वजह से ये इमिनेंट हो गया कि इसको करना ही करना है, हमें इंडो पैसिफिक बनाना ही बनाना है, राइट। सो नाउ दे हैव द मिलिट्री रिस्पॉन्स एंड द पॉलिटिकल विल टू रीशेप द रीजनल सिक्योरिटी, राइट। तो इवॉल्व कर रहे हैं इन द 21st सेंचुरी। तो अभी तक हमने समझा व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। हमने देखा कि जापान की एक ब्रीफ हिस्टोरिकल पॉलिसी देखी कि जापान की एक हिस्टोरिकल क्या रहा है बैकग्राउंड चीज़ों का। फिर हमने देखा कि नीड क्यों आई जियोपॉलिटिकल रीओरिएंटेशन की। अब हम करते हैं कि कैसे, हाउ। ऑब्वियसली कोई नीड है तो कुछ ना कुछ तरीके से वो मैनिफेस्टेशन हो रहा होगा, जापान कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा होगा जहां वो शोकेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक तो मैंने आपको बताया कि पॉलिसी चेंज क्या है कि डिफेंस में वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ पॉलिसी चेंजेस करेगा और अपने जो दुनिया को दिखाने के लिए अपने डिप्लोमेटिक पॉस्चर्स कुछ करेगा, किसी के सपोर्ट करेगा, किसी का एग्रेसिवली सपोर्ट करेगा, राइट, कहीं पे वो इंटरवीन करेगा। तो इस तरीके से वो शोकेस करेगा कि कैसे हम एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री पावर बनना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मिलिट्री स्पेंडिंग की मैंने बात की कि 1% के जो कैप था, उस कैप को उन्होंने ब्रीच किया, उन्होंने कहा हम अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग अब बढ़ाएंगे। दूसरा, जापान अब क्रूज मिसाइल्स वगैरह ले रहा है यूएसए से और अन्य कंट्रियों से, तो अपनी क्या बना रहा है, काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है कि कुछ हुआ तो हमारे पास मिसाइल्स होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जिससे हम स्ट्राइक कर सकें दूसरे के ऊपर। प्लस अपने ऊपर इसने इंपोर्ट लगा रखा था, एक्सपोर्ट बैन लगा रखा था कि हम लीथल एक्सपोर्ट्स को बैन नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। पर जापान एक चूंकि टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है तो उसने ये वेपन्स बनाएगा भी और बेचेगा भी। पहले अपने ऊपर उन्होंने सेल्फ इम्पोज्ड बैन लगाया था। क्यों लगाया था? बिकॉज दे हैव अ पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सो डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, अपनी काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाना, अपने ऊपर बैन को हटाना, एंड ज्वाइंट कमांड एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क। इसका मतलब अब केवल यूएसए पर डिपेंडेंट नहीं, यूएसए के साथ हमारा ज्वाइंट होना चाहिए, यूएसए के साथ होना चाहिए और लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ हमारा ज्वाइंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होना चाहिए, राइट। तो ये हो गए कुछ पॉलिसी चेंजेस। और अब कुछ डिप्लोमेटिक पोस्चर अगर देखें तो फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, तो एक सारे नेबर से जापान की मान लो लड़ाई है, नॉर्थ कोरिया से है, रशिया से है, चाइना से है, पर एक कंट्री और है साउथ कोरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डेमोक्रेटिक, वेरी वेल्दी कंट्री। तो साउथ कोरिया के साथ रिलेशंस अच्छे करने हैं। क्यों? पहली बात तो डेमोक्रेसी है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो उनके साथ जो जो इश्यूज थे उन इश्यूज को रिजॉल्व करके हमें साउथ कोरिया से अच्छे रिलेशन बनाने हैं। साउथ कोरिया के साथ जापान के अच्छे रिलेशन नहीं थे। क्यों नहीं थे? जब जापान अपने मिलिट्रिज्म और एक्सपेंशनिज्म के फेज में था, इंपीरियलिज्म के फेज में था, तो ऑब्वियसली उसने अपना अगल बगल की कंट्रियों को सबको कैप्चर किया। उसी तरीके से उसने साउथ कोरिया को कैप्चर किया। अब साउथ कोरिया को जब उसने कैप्चर किया तो वहाँ पे अपने कल्चर को वो किया, इम्पोज किया, वहाँ के लोगों को डोमिनेट किया। तो वहाँ के लोगों में एक जापान के प्रति हेट भावना है, जापान के प्रति पॉजिटिव फीलिंग नहीं है। एक कंसेप्ट आया कंफर्ट विमेन का, तो विमेन को वहाँ पे उनकी डिग्निटीज के साथ जापानी सोल्जर्स के साथ इशू हुए। तो साउथ कोरिया के लोगों में और जापानीज लोगों में ये एक इशू था, तो उसको लेके एफर्ट्स लिए गए। फॉर एग्जांपल 2015 में कंफर्ट वुमेन को लेके एग्रीमेंट हुआ, जहां पे जापान ने पब्लिकली माफ़ी मांगी।
तो ये क्या करता है, थोड़ा सा फॉरगिवनेस वाली फीलिंग के साथ दोनों कंट्रीज के बीच में रिप्रोचमेंट हुआ। अब ब्रोकर किसने किया, ऑब्वियसली यूएसए ने किया, क्योंकि यूएसए के जापान से ही बहुत अच्छे रिलेशन है और साउथ कोरिया से ही बहुत अच्छे रिलेशन है। तो एक कंट्री के साथ अपने रिलेशन नेबर के साथ अच्छे करना। और अभी एक इम्पॉर्टेंट इशू चल रहा है, दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर। तो इसमें जापान ने यूक्रेन को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया। जापान हैज शोन हिज लीडरशिप इन द यूक्रेन, बहुत डायरेक्टली कन्फ्रंट किया। फॉर एग्जांपल इंडिया की जो पॉलिसी थी वो नेशनल इंटरेस्ट डिपेंडेंट थी, कि भाई हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, रशिया हमारा लॉन्ग टाइम एलाई भी है, उसको भी देखना है, यूक्रेन का भी जो स्टैंड है उसको भी देखना है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने अपनी पॉलिसी अपनाई। पर जापान यूनिवोकली इसके साथ यूक्रेन के साथ खड़ा रहा, राइट। सो जापान ने कहा भी अपने स्टेट में कि भाई यूक्रेन ऑफ टुडे मे बी द ईस्ट एशिया ऑफ टुमारो। अगर हमने यूक्रेन को आज सपोर्ट नहीं किया तो हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जिसको रशिया ने, यूक्रेन का कहना है कि रशिया ने यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ब्रीच किया। तो मिस्टर कशीदा ने कहा, या जापान का इंस्टेंस रहा, कि अगर हम यूक्रेन को आज सपोर्ट नहीं करेंगे तो यही चाइना या फिर और कोई कंट्री एशिया में करेगा। हेंस वी मस्ट सपोर्ट दी यूक्रेन, राइट। तो दीज आर द फैक्टर्स, या फिर इस तरीके से जापान ने दिखा रहा है कि हम अपनी मॉडर्न पॉलिटिकल पॉलिसी कैसे चेंज करते हैं। अगर हम इंडिया जापान की, हम बस आर्टिकल फिनिश कर रहे हैं, इंडिया जापान की बात करें कि इंडिया का कैसा रिएक्शन है। इंडिया और जापान की बहुत ही एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप है, बहुत सारे एरिया ऑफ कन्वर्जेंस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास यंग पीपल बहुत हैं और वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ओल्ड है, राइट। हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, जापान के पास पैसा बहुत है, जापान ने बहुत सारी चीज़ों में इंडिया में इन्वेस्ट भी किया है। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, वहाँ पे सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं। और जापान क्या कर रहा है, जापान भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो वहाँ पे भी एक कन्वर्जेंस है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हम जानते हैं कि जापान इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, जापान में सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने जापान की हेल्प लेके इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश की थी। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने भी कहा था कि जापान और चाइना को मस्ट प्ले देयर राइटफुल रोल इन द फ्यूचर ऑफ पोस्ट वॉर एशिया। हमारे लिए रोल और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम भी चाइना के काइंड ऑफ एडवर्स माहौल रहता है चाइना के प्रति, और जापान दोस्त का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो जापान और इंडिया के बीच में कोई ऐसा बहुत बड़े इश्यूज़ भी नहीं है, दूर भी है तो कोई टेरिटोरियल इश्यूज़ भी नहीं है। तो हैंस जापान बिकम्स अ नेचुरल पार्टनर टू इंडिया। सो इट इज सेड दैट द पॉलिटिकल रिजोल्यूट एंड मिलिट्री स्ट्रॉन्ग जापान अगर एक मिलिटरली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वो मदद करेगा किसमें, एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने में। तो चाइना का जो एग्रेशन है उसको कंट्रोल करने में हमें मदद मिलेगी, राइट। इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग मल्टीपोलर एशिया विद मल्टीपोलर वर्ल्ड। इंडिया क्या चाहता है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड। ऐसा नहीं चाहता इंडिया की एक बाईपोलर वर्ल्ड बने, यूएस और चाइना रहे, नहीं। इंडिया चाहता है कि कई पोल्स हों, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा। कभी भी जैसे कोल्ड वॉर में जो सिचुएशन आई वो सिचुएशन नहीं आएगी, राइट। सो दिस इज द डेवलपमेंट विच इज हैपनिंग इन जापान, और ये काफ़ी इम्पैक्ट करेगा एज वी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हमारे लिए इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट, जापान एज अ नेचुरल पार्टनर टू इंडिया विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और जापान चाइना इंडिया एंगल भी बहुत ज़रूरी है। सो एक अच्छा आर्टिकल था, आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस विद यू, और ऐसे ही आर्टिकल्स को हम और भी डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।